अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से जो बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट आई इजराइल की जो बमबारी हो रही है और जो गजा का सीज है, घेरा जो है वो मजीद तंग कर रही है इजराइल की अफवाज जो है गजा का। और उस पर जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा वजीर खारजा की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने इसको फलस्तीनियों का जेनोसाइड करार दिया है। और ये देखा गया है कि ईरान के बाद अगर किसी ने इतनी सख्त स्टेटमेंट दी है तो वो पाकिस्तान ने दी है। गजा की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 10 लाख शहरी जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और बातें हो रही थी कि गजा में एक ऐसा सेफ्टी जोन बनाया जाए कि जो बेघर होने वाले अफराद है वो वहां मुंतकिल हो जाए, तो वहां इसराइल बॉम्बिंग ना करे। लेकिन वहां पे भी बमबारी जो है वो मुसलसल हो रही है। अभी तक जितनी भी पैचअप की कोशिशें थी वो नाकाम हो चुकी हैं और जो इसराइली मगवी हैं जो अगवा हो गए थे, जिन्हें अपनी कैद में ले लिया था हमास ने और एक और फलस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन ने जब उन्होंने इसराइल पर अटैक किया था, उनकी तादाद तकरीबन 125 से 150 के दरमियान बताई जाती है। लेकिन उनमें फौजी भी शामिल हैं, उनमें सिविलियन कैदी भी शामिल हैं। उनकी रिहाई के लिए भी तकरीबन जितनी भी कोशिशें अभी तक हुई हैं वो कोई ज्यादा करामत साबित नहीं हुई। इस वक्त गजा की क्या सूरत हाल है, ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, क्या हमास जंग बंदी के लिए तैयार है, हमास की अगली स्ट्रैटेजी क्या है? और ये जो अटैक था उसका तकरीबन तीसरा फेज भी शुरू हो चुका है। कल भी हमास ने जो है वो काफी रॉकेट वहां पे फायर किए हैं। तो हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद अल कदूमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताएगा कि हम तो इंटरनेशनल मीडिया पे रिलाई कर रहे हैं, वहां से पता चल रहा है कि जितनी जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है गजा के शहरियों पे, लेकिन आपसे सुनेंगे कि इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। और ये जो खबरें हैं कि तकरीबन 10 लाख गजा के शहरी जो हैं वो इस वक्त रिलोकेट हो रहे हैं, वो बेघर हो चुके हैं, लेकिन वो जहां पे जा रहे हैं, वो जो जिन्हें सेफ एरिया डिक्लेयर करने की बातें हो रही थी, वहां पे भी बमबारी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल फॉर हैविंग मी इन योर शो। अभी सूरत हाल है कि गजा में है, उसके दो पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत और सरबुलंदी है और फतह अल्लाह के नाम से। हमारा उम्मीद है इन जवान मर्दान से कि हमारे तहरीक मुज़ाहमत से, हमारा अवाम से, कि इनके स्टेडफास्टनेस की वजह से और इनके बहादुरी की वजह से, कि जो 75 साल से इन्होंने के दुश्मनों के खिलाफ आज़ादी की राह में दुनिया को दिखाया। इंशाअल्लाह हमारा बड़े उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द किबला वल मुसलमान आज़ाद हो जाए, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए। एम्बार्गो और सीज हमारा गज़े अवाम के बेचारे जो आज तक इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा कि अपने जिसको कहलाते हैं काफ़ी डायर सिचुएशन, काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है। इसराइलियों ने वॉर क्राइम्स को हमारे अवाम के खिलाफ किया है, इंटरनेशनल लॉ को वायोलेट किया। आपने फरमाया कि 10 लाख लोग बेघर हो गया है, कि ये सिर्फ और सिर्फ के इजरायली वहशियाना के और बारबरिक अटैक की वजह से और अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की हिमायत में। आपको पता है आदिल, ये जो क्राइम्स है फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के प्रेजेंस में हुआ था तेल अवीव में। और जब इन्होंने धमकियां दिया हमारे अवाम को गज़े में कि अपने घर को छोड़ के चले गए, वो साबित हुए थे, बात नहीं सुने हैं। अमेरिकन के मकसद के स्टेडफास्ट रहे, लेकिन कुछ फैमिलीज है कि अपने घर से दूसरा घर में चले गए, दूसरा की कॉलोनी में चला गया है। तो इनके मुंतकिल होने का के दौरान है ये जो धोखा देने वाले दुश्मन है अवाम को, उधर बमबारी किया है और इमीडिएटली 70 शहीद को काफिले शुहदा के साथ लाहिक हुआ और 250 से जायद जख्मी हुआ। ये सूरत हाल है तकरीबन। अभी हमारे के मुजाहिदीन मैदान में है, अभी तक है सेकंड या थर्ड स्टेज। आज 10वां दिन है जंग की, तूफान अल अक्सा की।
मुजाहिदीन ने थर्ड स्टेज जंग का शुरू कर दिया है, जिसको कहलाते हैं कंपोजिट किस्म का एक्टिविटी है। साइबर की तरफ से, जमीनी की तरफ से, दरिया समंदर की तरफ से, और ड्रोन्स के जरिए से। और अभी कल काफी रॉकेट्स को लॉन्च किया है। एक कुछ स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है दुश्मन का। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि इस वक्त इजरायली फौजी और सिविलियन, नॉन सिविलियन, उसके अलावा कितने मगवी इस वक्त जो हैं वो हमास की कैद में हैं और दीगर फलस्तीन जो गजा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसराइल के साथ लड़ रहे हैं उनकी कैद में? क्या उनकी बाजियाबी के लिए आपसे किसी ने राब्ता किया है? क्या कोई सालसी हो रही है? मुख्तलिफ ममालिक इसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? देखिए, अभी फिलहाल के खून काफ़ी गर्म है और अभी तक इसराइल इन्होंने अपने जंगी जराइम को बंद नहीं किया है। रफ़ह क्रॉसिंग गेट एक वाहिद क्रॉसिंग गेट गजा के लिए दुनिया की तरफ दुश्मन ने उसको बम्बार्डमेंट किया है। इसराइल अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि कोई सीज फायर 2-3 घंटे के लिए, ताकि तिब्बी इमदाद और ह्यूमैनिटेरियन एड्स को गजा के अंदर आ सके। बल्कि कुछ कारावान्स है कि गजा के अंदर आने वाले थे, तो इसराइल इसको धमकी भी दिया है। तो इस सूरत हाल में कोई ऐसे फिगर्स हमारे पास सही नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसराइली ज़राए के मुताबिक है, इसराइली दुश्मन ने अराउंड अबाउट 200 फैमिलीज, इसराइली सोल्जर्स की फैमिलीज को फ़ोन किया और इनको कहा कि आपके सोल्जर जो है ना वो रेजिस्टेंस के हाथों में है, यरगमाल हुआ। और मैं आपको बता दूं कि 750 से ज़ायद इसराइली है, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री पर्सन लापता हैं। ये सूरत हाल इसी तरीके से अभी कोई ऐसी सीरियस प्रोसेस नहीं चली स्वैप के लिए या रिहा करने के लिए या इस तरह का। मगर ये है कि हमारा जो स्पोक्स पर्सन है अल-क़स्साम गुरदान, अल-क़स्साम ब्रिगेड का है, इन्होंने हमारे प्रिजनर्स के लिए जो 4000 प्रिजनर्स इजरायली जेल में साल में मौजूद है, उनमें से लड़कियां हैं, उनमें से बच्चे जो 18 साल से कम हैं और जो कई सालों से हैं, उनके लिए एक खुशखबरी ऐलान कर दिया कि आप लोगों के आज़ादी का दिन करीब होगा। डॉक्टर खालिद साहब, एक तो जारी बात है, सबसे ज्यादा हमने देखा कि अब तक जब भी इसराइली मजालिम हुए हैं फ़लस्तीनियों पर, सबसे जो सख्त मजम्मत अभी तक आई है और आती रही है वो ईरान की है। वो बड़ा खुलकर फ़लस्तीन का जो कॉज है उसकी हिमायत करते आए हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, वज़ीर खारजा है, उनकी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने इसराइली जो मजालिम है उसे जेनोसाइड करार दिया है। इसको फ़लस्तीनी और फिर गजा के शहरी और हमास इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, अभी जो आपने इशारा किया है उसमें एक अहम पॉइंट है कि इस कामयाबी, मुज़ाहमत की कामयाबी की वजह से और इस वॉर क्राइम्स इसराइल ने जो किए थे हमारा निहत्ते अवामों की वजह से, वो एक तब्दीली आया है इवन ऑफिशियल स्टैंड। आपको पता है अवाम दुनिया में है, हमारे साथ है, अवाम दुनिया में है, मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स इवन। न्यूयॉर्क की सड़कों पे लोग अपने गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने इसराइल के खिलाफ, इनके दोस्त जो है ना वो यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, इस्लामी दुनिया है कि अवाम मिलियंस में, कराची में आपका है कि मिलियन मार्च चला है, पेशावर में मिलियन मार्च चला है। कल मेरे ख्याल के कॉल्स आए हुए हैं कि फिर दोबारा मुजाहरा के लिए और इंसानी इमदाद के लिए कि कॉल्स भी आए हुए हैं। अवाम माशाल्लाह के आज तक हमें कोई शिकवा और शुबा नहीं है कि इनका दिल तरफ रहा है किबला अव्वल के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए। मगर हम देख लिया था कि ऑफिशियल स्टैंड्स बहुत ही कमज़ोर और ज़ईफ थे। इस जंग के अंदर है हमने नोटिस किया पाकिस्तान, ईरान, खूब आपको पता है कि पहले से भी है, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया ने भी एक स्टेटमेंट अच्छा दिया। कतर के बहुत स्ट्रॉन्ग
बयानिया दिया। मलेशिया आज इनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यस हमारा रिलेशन हमास के साथ है और यह इनके राइट बनता है क्योंकि अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। इंडोनेशिया के वाइस प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि हमास एक रेजिस्टेंस की तंजीम है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनका राइट है कि ऑक्यूपेशन का सामना करना है। उसी तरीके से आपने जो इशारा किया है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का जो जेनोसाइड का लफ्ज किया, दूसरी तरफ से मैं ये बताता चलूँ कि जो हम चाहते हैं वो जो ऑब्सोलीट स्टीरियोटिपिकल पॉलिटिकल स्टैंड्स फ़लस्तीन के अंदर है, यानी जिसको कहलाते 2 स्टेट सोल्यूशन या 1 स्टेट सोल्यूशन, उसके बारे में हमें बात करना बंद कीजिए। इसीलिए कि अभी इजराइलियों ने कहीं अरसा से ये जो फनाटिक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट नेतन्याहू, इब्न गफीर और स्मोर्टिश जो मस्जिद अक्सा के अंदर अपना पर्सनल पिस्तौल के साथ जाते हैं और ऐलान करते हैं कि फ़लस्तीनियों को हमने जलाना है, फ़लस्तीनियों को कोई राइट नहीं है एग्जिस्ट करना है। और ब्लिंकन जब आता है वो कहता है मैं यहूदी हूँ और मैं इजराइल के साथ चूंकि यहूदी है और हमारे साथ होना चाहिए। ऐसी लैंग्वेजेस आपने सुना है कि बाइडेन का जो खिताब है यूं लग रहा है कि जैसा तेल अवीव वालों ने लिखा हुआ और खुद इन्होंने वाशिंगटन में पढ़ा। वो ऐसे माहौल में वो अजीब लगता है कि जब हम बात करते 2 स्टेट सोल्यूशन आया है। अभी 1948 से लेकर आज तक यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीनी रियासत के बारे में बात की है जो 45% हिस्टोरिकल ज़मीन के ऊपर है, जिसको रेजोल्यूशन 191 की बात कर रहे हैं या डिवीजन रेजोल्यूशन। आज तक हमने देखा है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत है, सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन इजराइल को एक्सेप्ट कर दिया और इजराइल को राइट दे दिया, इजराइल को कभी सजा नहीं दिया। तो क्यों हम इस अप्रोच को जारी रखें जबकि हमारे मुजाहिदीन ने और हमारे बच्चों ने अपना खून को कुर्बान दे दिया और एक बहुत सुनहरी अपॉर्चुनिटी फराहम किया कि अवाम दुनिया के लिए, ताकि इस कॉलोनियल पावर्स को ख़त्म करे। एक वाहिद कॉलोनियल पावर अभी तक सेकंड वर्ल्ड वॉर से रह गया है, वो इजराइल है, उसको ख़त्म करें और फ़लस्तीन को आज़ाद करने की बातें करें। अभी मेरा ख्याल वो पुराना ऑब्सोलीट पॉलिटिकल अप्रोच को बंद करना चाहिए। अभी हमारा मुजाहिदीन ने साबित किया इजराइल को हम सामना कर सकते हैं। अभी व्हाट इज नीडेड टू ओपन द बॉर्डर्स, अवाम की जज्बा और अवाम की जिद्दोजहद। मैं आपको बता दूं में शरीक हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमें किसी गवर्नमेंट के आर्मी की जरूरत नहीं है कि इस जंग में लड़े, सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स को खोले और अवाम जाने और हमारा दुश्मन जाने। खालिद कर्दूमी साहब, हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जो मुस्लिम ममालिक हैं, खुसूसन मशरिक़ वस्ता में, उन्होंने इसराइल को ना सिर्फ तस्लीम किया बल्कि उनके साथ ताल्लुकात भी इस्टेब्लिश किए। हालिया उसकी एग्जाम्पल जो है वो यूएई है, और फिर सऊदी अरब भी तकरीबन मुआहदे के करीब था जिसमें इसराइल के साथ, जिसमें अमरीका ने सालसी का किरदार अदा किया। लेकिन सऊदी अरब साथ में ये भी कह रहा था कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो फ़लस्तीनियों की भी बात कर रहे थे। ये जो डेवलपमेंट्स थी इस पूरे वाक़े से पहले और हमास के इसराइल पर हमले से पहले, इसको आप कैसे देख रहे थे? और इस वक्त गजा के जो शहरी हैं, फ़लस्तीन के जो शहरी हैं, वो इन डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं? आदिल, आप एलीट है, ये ना कहा करे कि ममालिक है, ये गवर्नमेंटाइजेशन की तरफ चला है। लेकिन काफ़ी, मैं आपको ये भी बता दूं, काफ़ी उन गवर्नमेंट्स में जब इन्होंने देखा है कि ये, आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर ने अपना सऊदी अरेबिया के अपना विजिट को कैंसिल कर दिया इजरायली रिजीम के साथ है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि ये फ़लस्तीनी अवाम कुछ और चाहते हैं और देखा है कि इजराइल एक वॉर क्राइम को मतलब कर रहे हैं फ़लस्तीनी के खिलाफ। देखिए, जो हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट्स हैं जो मुस्लिम दुनिया में, बिलखुसूस मुस्लिम दुनिया में, अपने अवाम के आवाज़ सुने। मैं फ़लस्तीनियों की आवाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने खुद अवाम की आवाज़ सुने। आपको पता है कि अभी कुछ महीने पहले एक रिसर्च है, स्टडी सेंटर है दोहा में, पब्लिक ओपिनियन के परसू किया है और इसको चेक किया है कि आया
आप इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। तो मुस्लिम दुनिया का है 97% अवामों में से किसी सूरत में इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं, और बाकी जो 3% और 4% मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि हम उसी सूरत में तस्लीम करेंगे अगर फ़लस्तीनियों को जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और इनके हकूक वापस मिले। देखिए, सिर्फ और सिर्फ इन गवर्नमेंट से हमारा यही दरख्वास्त है, अपने आवाम की आवाज़ सुने। और मैं उनसे कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम कोई मदद नहीं चाहते उन गवर्नमेंट से, हम सिर्फ कहते हैं अपना फर्ज अदा करें। ये जो OIC जो उसका 1969 में मस्जिद अल अक्सा के नाम पर इन्होंने बनाया है, आज मस्जिद अल अक्सा सबको पुकार रहे हैं। आज मस्जिद अल अक्सा 1969 से इनके क़याम से लेकर आज तक है कि वो इंतजार में है कि कब आज़ाद करें। जैसा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि खुद इन्होंने जो कवानीन है, करारदादे पास किया है, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका कोई दम होना चाहिए। ये बार बार के कंडेम करना है और ये स्टेटमेंट्स को देना, ये दुश्मन पे असर नहीं कर रहा है और हमारा मसाइल को हल नहीं करेगा। स्टॉप those obsolete political approaches, listen to your own people and go forward to your duty। आपके फर्ज को निभा लो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद अल कदूमी, हमास के तर्जुमान, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को बरोज़े हफ्ता लाहौर पहुंच रहे हैं और दिन 12 बजे वो लैंड करेंगे। इस वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद है और यहाँ से वो तकरीबन 2 दिन के बाद दुबई पहुंचेंगे 18 तारीख को। वहां पर उनकी कुछ अहम मुलाकातें हैं और फिर अगले 2 दिन के बाद यानी 21 तारीख को वो पाकिस्तान लैंड कर रहे हैं। उनकी अभी तक हिफाजती जमानत नहीं हुई और जो इरफान सदीकी साहब की स्टेटमेंट थी कि वो कुछ देर के लिए इस्लामाबाद भी लैंड कर सकते हैं, उन्हें करना पड़ सकता है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अजहर जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लंदन में मुकीम हैं और नून लीग की टॉप टियर लीडरशिप से वो कनेक्टेड भी रहते हैं, बड़ी अहम खबरें उनके पास होती हैं। वो नवाज शरीफ साहब के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजहर जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मियां साहब की वापसी जो है, काउंटडाउन तो खैर काफी अरसे से शुरू है, लेकिन अब तो चंद दिन रह गए। क्या खबरें हैं, क्या इतलात हैं? इस वक्त तो वो सऊदी अरब में मौजूद है और दुबई जा रहे हैं कल नहीं परसों, और फिर वहां से फ्लाइट है। तो क्या अभी तक क्या मामलात है? ये तो कंफर्म है ना कि वो आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है अब तो किसी को इस शुबे की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे, और उनकी जो फ्लाइट अरेंजमेंट्स है फाइनल जो दुबई से होंगी, फ्लाई दुबई की ये फ्लाइट चार्टर प्लेन किया गया, तकरीबन 152 पैसेंजर होंगे और इवन इसके पैसे भी ले लिए गए हैं। 1990 दिरहम जो है वो इसका किराया, जो कि PMLN की तरफ से कहा गया कि ये जमा करवा के आप बताएं, तो मैंने भी जमा करवा दी हैं। तो अब तो इसमें मेरा ख्याल है किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मियां साहब आ रहे हैं। और सुबह 8:30 बजे UAE के टाइम के मुताबिक ये परवाज रवाना होगी, जो मुस्लिम लीग नून ने बताया, जो उनका ऑफिशियल हैंड आउट है। और इस हिसाब से तो फ्लाइट पहुंचती है तकरीबन 12 बजे पाकिस्तान में। कुछ चहमगोइयां ये भी हो रही थी कि शायद इस्लामाबाद में भी कुछ देर के लिए रुके, लेकिन इसकी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। कोई इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से ये बात गर्दिश करती रही, लेकिन अभी इसके बारे में कोई कंफर्म इतलात नहीं है। लेकिन 12 बजे बहुत अर्ली होगा इनके लिए लाहौर पहुंचना, क्योंकि जलसा तो शाम को है। अब भी मजीद तफसीलात जो हैं वो वेट किया जा रहा है कि नून लीग की तरफ से। अच्छा अजहर साहब, ये बात इसलिए सामने आई थी कि शायद कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी, शायद वो इस्लामाबाद में पहले वो सरेंडर करवाते, शायद वो हिफाजती जमानत लेते, और शायद इसी वजह से ये फ्लाइट अर्ली इसलिए है कि वो वहाँ वो सब कुछ करके और फिर वो लाहौर चले। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मुसद्दिका इतलात जो है वो तो सामने नहीं आई है। लेकिन उनकी लीगल टीम की तरफ से, मतलब आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? कंफर्म अभी तक कंफर्मेशन क्या हुई है? उन्होंने हिफाजती जमानत भी अभी तक कोई सामने मामलात नहीं आए, तो किस तरफ ये चीज जाएगी? क्योंकि अब तो तकरीबन कुछ 4 दिन रह गए लैंड करना है पाकिस्तान।
जी बिल्कुल, जो इनकी लीगल टीम है उसकी जब मुलाकात हुई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से यहाँ लंदन में, अजीज तारड़ साहब थे, अमजद परवेज साहब थे, और इस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब भी थे, इसहाक डार साहब भी थे, अता तारड़ भी थे। तो उसमें एक तफसीली जो रोड मैप था इस हवाले से तय कर लिया गया था। जो मेरी इतलात है वो बिल्कुल एंड टाइम पे 2 से 3 दिन पहले जो है वो कोर्ट से, अदालत से रिजू किया जाएगा फांसी जमानत के लिए। और उसमें जो उन्हें टाइम मांगा जाएगा कि उन्होंने सरेंडर करना है अदालत के सामने, तो उसके मुताबिक फिर जब जो अदालत हुक्म देगी उसका मुताबिक करेंगे। बिल्कुल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस्लामाबाद में रुककर अगर लीगल कम्युनिकेशन होती है या इसको सरेंडर करके वहां से फिर वो लाहौर आया जाए, तो ये भी एक मूव जेर गौर है जो मुस्लिम लीग नून के हल्कों में। लेकिन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की ये सर्वाइवल का टाइम है। जो इस वक्त नवाज शरीफ आखिरी तरफ का पत्ता है जो नून लीग खेलने जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हुआ, मामलात हुए महंगाई की वजह से या दूसरी वजह से जिससे भी, तो मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामलात भी ऐसे थे कि पार्टी मुतहर्रिक नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि पिछले चंद दिनों से जब से डेट आई है मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी की, एक तहरीक पैदा हुई है। जो यूनियन कौंसिल लेवल तक मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुतहरिक है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज हमजा शहबाज साहब ने बड़ा जलसा किया, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया। तो एक मुस्लिम लीग नून को बड़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने रिवाइवल की। और दूसरी, महंगाई के हवाले से जो सबसे बड़ा इशू था वो अगर आप देखें तो जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, डॉलर नीचे आ रहा है, तो एक बड़ा कंसर्न जो है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का वो महंगाई है। अगर ये चीजें मुस्लिम लीग नून के लिए ब्लेसिंग होंगी, क्योंकि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट भी है और निगरान हुकूमत भी है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मामलात को बेहतर किया जाए, और हमने इसके रिजल्ट भी देखे। डॉलर कितनी ज्यादा तेजी से रोजाना नीचे गिर रहा है, इसके वजह से पेट्रोल कम हुआ और दूसरी अशिया जरूरिया भी इससे कम होंगी। तो मुस्लिम लीग नून के लिए फिजा बनती नजर आ रही है इस हवाले से कि उनकी सबसे बड़ी जो दुश्मन थी महंगाई, उसमें कोई ना कोई बतदरीज कमी हमें नजर आती है। तो अजहर साहब, नवाज शरीफ के साहब के साथ जो है साथ कौन आ रहे हैं? एक तो ये कि उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को तो मना कर दिया था, लेकिन फैमिली में साथ कौन कौन आ रहा है? क्या हुसैन नवाज साहब साथ आ रहे हैं, या मरियम नवाज साहब उन्हें ज्वाइन करेंगी, या हुसैन नवाज साहब यहीं पे ठहरेंगे, मरियम साहबा जो है वो लाहौर में होंगी? इस बारे में बताइए। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब यहाँ से रवाना हुए तो उनके साथ उनके बड़े करीबी दोस्त मियां नासिर जंजुआ थे, जो इस वक्त सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं उनके मामला के। और जो वापसी के भी मामला हैं, जो चार्टर प्लेन है, या सारे इन मामला की निगरानी भी वो कर रहे हैं, वो साथ थे। मौलवी शकूर यूसुफ साहब हैं, वो भी उनके पर्सनल दोस्त हैं। तो वो दो दो लोग उनके साथ ट्रैवल किया। और हमारी इतलात यही है कि यही दो लोग होंगे, जिसमें मेन किरदार मियां नासिर जंजुआ का ही है। हुसैन साहब यहीं स्टे करेंगे, मरियम नवाज साहिबा क्योंकि पाकिस्तान में इस्तकबाल की लिए आना है सारा, उन्होंने एयरपोर्ट पे वो उनको रिसीव करेंगी। तो नवाज शरीफ साहब के साथ तकरीबन मुस्लिम लीग नून के जो ज्यादातर जो कारकुनान है, ओवरसीज कारकुनान, जिसमें यूएई से एक बड़ी तादाद है, यूके से बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की क्यादत में जो ओवरसीज के चैप्टर के भी देखते हैं, वो उनकी क्यादत में बड़े लोग जा रहे हैं। जुबैर गुल साहब है मुस्लिम लीग नून बरतानिया के, एहसन डार साहब है यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। तो एक बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून ओवरसीज के लोगों की होगी। और मेरा नहीं ख्याल के हसन नवाज साहब या हुसैन नवाज साहब उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो इस वक्त जो शो बनाना है, जो करना है, वो सारा ऑन ग्राउंड करना है। इसीलिए तमाम लोगों को मना किया गया है कि कोई भी दुबई ना आए मियां नवाज शरीफ के साथ ट्रैवल करने। जो लिस्ट आई इस वक्त तक मेरी इतलात के मुताबिक जहाज फुली बुकड हो चुका है। इवन के एक बड़े मीडिया आउटलेट जो कि इंटरनेशनल है, उसको भी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जगह नहीं है। तो लोग इस वक्त 152 के करीब लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ट्रैवल करेंगे। फ्लाई दुबई का ये तैयारा होगा, छोटा तैयारा है, और उसको चार्टर किया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अच्छा, अजहर जावेद साहब, बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है, वो इस वक्त ऑब्वियसली यही जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ जब मियां साहब की एक स्पीच आई, जिसमें उन्होंने चंद नाम लिए, और उसके बाद जो है मामलात। एक मिनट अजहर साहब, मैं ये सवाल, चूंकि लाइट ऑफ हो गई थी,
जी अजय साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, और वो ये कि जब मियां साहब की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम लिया कि उनका एहतसाब होना चाहिए, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब वहां पे गए, फिर बयानिया ये बनाया गया कि जी इकोनॉमिक बयानिया को आगे लेके जाया जाएगा। उसके बाद से जो हमारी मालूमात है वो तो यही है कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं था और उससे इस्टेब्लिशमेंट के और इनके ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़े नहीं है। इस वक्त पीएमएलएन की टॉप टियर लीडरशिप में इम्प्रेशन अंदर क्या है, पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि क्या मामलात जो है वो कुछ थोड़े बहुत बिगड़ गए थे? नहीं आदिल साहब, जो हमारी मालूमात है, जो यहाँ पे भी बात हुई, उससे किसी किस्म का कोई बिगाड़ नहीं आया। ये वो बातें हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब बड़ी अरसे से कर रहे हैं और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में भी वो ये बातें करते रहेंगे। वो इससे ये नहीं हो सकता कि वो पीछे हटे। लेकिन वक्ती तौर पर जो मामलात हैं वो हैं इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी अहम होती है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून किसी गैर जरूरी जंग में नहीं जाना चाहती और वैसे भी इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक टोटल न्यूट्रल रोल अख्तियार किया हुआ है मुस्लिम लीग नून के मुताबिक। तो इस वक्त किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो जब यहाँ आए तो कुछ और मामलात भी थे, इस बात पे भी, इस पे भी इशू पे बात हुई। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने वो तकरीर भी या वो जो बात की थी वो अपने लोगों से बात करते हुए की थी। उन्होंने अपने पार्टी के जो लोग लाहौर में इकट्ठे हुए थे उससे बात की। तो वो तो एक जन, मेरा शायद आपके सामने भी उन्होंने कई दफा ये बात की है, मेरे सामने भी की है। तो वो तो उनका एक बिल्कुल बयानिया इस लिहाज से नहीं हो सकता कि वो तो चीजें बीती हैं। अब अहम चीज होगी कि जो मुआशी जो मसाइल है, तो जो 21 अक्टूबर को जो तकरीर है वही उनका बयानिया होगा और उसमें मेरे मुताबिक जो सबसे चीजें हैं वो मुआशी बहाली का प्लान देना है। मियां नवाज शरीफ की तकरीर तकरीबन फाइनल हो चुकी है और उस पे कुछ जो फाइनल टचिंग चल रही है। तो वो जो तकरीर होगी उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बताएंगे कि जो 2013 से 17 तक मैंने किया था वो मैं दोबारा करूंगा। वो अपनी वो पिछले 5 साल की 4 साल की कारकर्दगी को दिखा के वो वोट मांगेंगे लोगों से और कहेंगे मेरा साथ दो। अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ की वापसी जो है वो ऑब्वियसली आइंदा 3-4 दिन जो है वो एक बड़ी हेडलाइन रहेगी, खबरों में रहेगी। तो देखते हैं कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे किस तरह मतलब प्राइम मिनिस्टर का जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का विजिट है चाइना का, बीआरआई का बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट उसे कहा जा रहा है। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब इस वक्त चाइना में ही मौजूद है, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर आज़म अपने वफ्द के हमरा अनवारुल हक काकड़ साहब वो चाइना पहुंच चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि बीआरआई का जो नेक्स्ट फेज है 10 साला वो शुरू होने जा रहा है और उनके विजिट को बड़ी बड़ी अहमियत दी जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। लेकिन उस पर कुछ सवालात भी हैं कि सीपैक को लेकर चाइना पाकिस्तान से नाराज भी था, तहफ़्फ़ुज़ात भी थे उनको, खुसूसन जो पिछला 3-3.5 साल का अरसा था उसमें आपको याद होगा उस वक्त के ट्रेड मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमसे जो मुआहदे हुए हैं, चाइना ने जो सीपैक के मुआहदे किए हैं वो बड़ी सख्त शराइत से किए हैं, बड़े महंगे मुआहदे हैं। फिर इसी से मिला जुला रद्द-ए-अमल उस वक्त के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे मुराद सईद साहब, उनकी जानिब से भी तकरीबन इसी अलॉन्ग दीज लाइंस एक स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसके बाद चाइना जो था वो नाराज हो गया था। तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने खुलकर इजहार किया था, बल्कि पब्लिकली भी चाइनीज जो डिप्लोमेट्स हैं वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू हो गया था। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजिट हुआ और 2-3 बड़ी अहम डेलीगेशंस जो हैं उन्होंने चाइना का विजिट किया। उसके बाद कुछ मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आए। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब एसडीपीआई के सरबराह हैं, वो भी चाइना में मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है काकड़ साहब वो चीन पहुंच चुके हैं बड़े अहम दौरे पर। सीपैक के एक नए 10 साला दौर का बीआरआई का वो आगाज होने जा रहा है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाइना को जो सीपैक का पिछला फेज था उसमें काफी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रहे, खुसूसन पीटीआई के दौर में रज़ाक दाऊद साहब की स्टेटमेंट हो, मुराद सईद की हो, फिर वन विंडो ऑपरेशन को लेकर उन काफी चीन नाराज था। तो क्या ये जो अब डेवलपमेंट हो रही है, इसे बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलप इसे कहा जा रहा है, लेकिन इसका क्या ये मतलब भी हुआ कि चीन की इस मामले को लेकर नाराजगी जो थी वो दूर हो गई है? देखिए आदिल, ये जो सीपैक फेज 1 था, ये समझिए कि ये हार्डवेयर था। इसमें
2013 में जो हमारी ज़रूरियात थी, एनर्जी हमारी ज़रूरत थी, चाइनीज़ ने हमें IPPs दे दिए। हमारी ज़रूरत उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी थी, हमें सड़कें मिल गई। हमने गवादर के बारे में बात की, वहाँ पे एक पोर्ट बन गया। तो ये समझे कि आपका ब्रिक एंड मोर्टर जो था वो सारा बन गया। और इस वक्त हम इसकी क्वालिटी पे नहीं जा रहे कि वो नेगोशिएशन में क्या फॉल्ट था और क्या हुआ। लेकिन उसके बाद जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान को, कोई भी हुकूमत होती, उनको तैयार रहना था कि ये जो बिजली के मंसूबे थे, रोड था, पोर्ट था, इसको अगली फेज तक पहुंचाते, यानी इसका मुनासिब इस्तेमाल होता ट्रेड बढ़ाने में, कमर्शियल रिलेशन बढ़ाने में, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने में। लेकिन हुआ ये कि कोविड आ गया। 3 साल चाइना ने अपने बॉर्डर्स जो थे वो क्लोज किए रखे। लेकिन अगर कोविड ना भी आता तो हमने देखा कि हमारी तरफ उस तरह से प्रिपेयर्डनेस नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए थी, या रेडीनेस आप कह लें कि वो नहीं थी। ग्वादर पोर्ट जो कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, आज भी वहाँ पे आपको ट्रांसशिपमेंट की कोई फैसिलिटी जो है वो नज़र नहीं आती, क्योंकि जहाज़ अगर आता है वो अपने कंटेनर वहाँ पे कितनी जल्दी उतार सकता है, कितनी जल्दी वहाँ से रीशिप, रीब्रांड होके कंटेनर किसी और डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। तो उस तरह की फैसिलिटी अभी भी ग्वादर में नहीं है। वहाँ पे जो बिजली का कारखाना था वो आज तक नहीं लग सका। अभी भी हम ईरान ही से वहाँ पे एनर्जी जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जाहिर है कि अगर वहाँ पे कोई लोकल इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो ग्वादर पोर्ट को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से वो बिजली के कारखाने तो लग गए, लेकिन फिर हमें पता लगा कि हमारे पास तो वो जिन रेट्स पे लगे हैं उनको इस्तेमाल करने की सकत ही नहीं है। तो अब हमें उल्टा कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो देने पड़ रहे हैं। सो मच सो के बहुत से MOUs जो साइन हुए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी पे जो MOU साइन हुए, और मुझे चूंकि इत्तेफाक मिला थोड़ा अरसा प्राइम मिनिस्टर के एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को देखने का, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में वो MOUs ही नहीं मिले थे हमें 6 महीने। तो हम कोशिश करते रहे कि वो चाइना के साथ जो बड़े हाई लेवल MOU साइन हुए हैं, तो वो एक MOU उनमें से फॉरेन ऑफिस से मिला, बाकी जो थे वो पूरी मिनिस्ट्री में किसी को नहीं पता था कि वो MOUs किधर हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सेकंड फेज जो है यकीनन कैपिटलाइज करने की जो फेज 1 की जो डेवलपमेंट थी, अब पोटेंशियल और सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारी अपनी रेडीनेस थी उसका फुकदान था। अगर ये सियासी तब्दीली ना भी आती उस वक्त, तो तब भी शायद को हम बहुत ज़्यादा रेडी नहीं थे कि हम कैसे फेज 1 से फेज 2 में इमर्ज करें, एवोल्यूशन होगी, और कैसे हम बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन बढ़ाएंगे। अब बिजनेस जो है वो इन्वेस्टर तभी आएगा अगर उनको पहले इन्वेस्टर्स के साथ कोई अच्छा सलूक किया होगा। अगेन ये यहाँ पे आर्गू किया जा सकता है कि हमने निगोशिएट ठीक नहीं किया था, IPPs जो थे वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, हमसे डॉलर्स में प्रॉफिट ले रहे हैं, हाई मार्जिन ले रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन हम तो उनको पैसे दे ही नहीं रहे। और चूंकि उनके रिसीवेबल इतने ज़्यादा हाई हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी और चाइनीज़ इन्वेस्टर भी वो नाराज़ बैठे हैं हमसे कि जी हम पेमेंट करने में बहुत कोताही करते हैं और ताख़ीर करते हैं। और फाइनली ये जो एक मिलिटेंसी दोबारा से बदकिस्मती से इसकी रिसर्जेंसी स्टार्ट हुई, तो इसकी वजह से भी जाहिर है कि चाइनीज़ इंटरेस्ट और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है वो मुतासर रही। अब देखना ये होगा कि BRI का सेकंड फेज और CPEC का सेकंड फेज और BRI का सेकंड फेज सारा का सारा ग्रीन फाइनेंसिंग को, ग्रीन डेवलपमेंट पे उसका फोकस है। तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान जो है वो कैसे इन ग्रीन इनिशिएटिव से फायदा उठा सकता है। चुनाई साहब, यही आपसे जानना चाह रहे थे कि चाइना के जो तहफुजात थे वन विंडो ऑपरेशन को लेकर, या उसके अलावा जो सिक्योरिटी तहफुजात थे, क्या अब वो दूर हो चुके हैं, और ये जो अभी BRI का सेकंड फेज आएगा उसमें ऐसे उनको कोई तहफुजात नहीं होंगे? देखिए, BRI का सेकंड फेज तो स्टार्ट होने जा रहा है। 17-18 अक्टूबर जो है वो बेल्ट एंड रोड फोरम की 10th एनिवर्सरी है, और तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम होने जा रहा है, जिसमें कि पाकिस्तानी डेलीगेशन भी शरीक हो रहा होगा, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स भी उसमें शामिल हो रहे होंगे। मैं खुद भी वहाँ पे जा रहा हूँ। तो CPEC से फेज सेकंड आए ना आए, आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सेकंड स्टेज जो है वो तो परसों से शुरू हो रहा होगा। और यकीनन CPEC जो है वो पाकिस्तान चाइना जो प्रोजेक्ट है, ये बेल्ट एंड रोड फोरम के कुछ सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स में से है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डाउट है कि CPEC से सेकंड स्टेज जो है वो आ रहा होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एक मेजर जो हर्डल थी वो कोविड की वजह से 3 साल चाइना का बंद रहना था, बॉर्डर उनके क्लोज थे, कोई
उनके साथ आना जाना पॉसिबल नहीं था। तो एक तो वो बहुत बड़ी हर्डल वहाँ से खत्म हुई। दूसरा, इस वक्त जो जियो इकोनॉमिक अगर आप सिचुएशन देखें तो चाइना इस वक्त अपनी सप्लाई चेन्स को बाकी अपने दोस्त ममालिक में शिफ्ट करना चाह रहा है। जो इस वक्त अमेरिका ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं चाइनीज इंडस्ट्रीज पे और जो जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के पास एक दफ़ा फिर मौका मौजूद है इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने का। लेकिन मैं दोहराऊंगा कि चाइना की नाराज़गी जो है वो वक्ती है। हमारी लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो थी वो शायद उसका ज़्यादा इम्पैक्ट था और अभी भी हम उस तरह से रेडी नहीं है। अब देखना ये होगा कि अगली हुकूमत कितना रेडी होती है जो भी इलेक्शन के बाद आती है सीपैक से फ़ायदा उठाने के लिए। सुलैरी साहब, यूएस को सीपैक और बीआरआई पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे शुरू से, और पाकिस्तान को भी बार बार ये कहा कि आपने बड़े महंगे मुआहदे किए हैं। IMF की जानिब से भी ये शराइत सख्त आई कि जी आप डिस्क्लोज करें कि किन शराइत पर, किन टर्म्स पर ये मुआहदे हुए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना इसकी वजह से नाराज़ भी हुआ। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो अमेरिका भी हमारी मजबूरी है, जिसकी एक बड़ी जो हमारे सामने एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं वो IMF की है। वहां पर मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। और उसमें देखें जो तहफ़्फ़ुज़ात की मैं बात कर रहा हूँ, खुसूसन मुआहदों की, मैं फिर रिपीट करूंगा, मुर्राद सईद की स्टेटमेंट उठा के देख लें, रज़ाक दाऊद की स्टेटमेंट उठा के देख लें। पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल में क्या करना होगा डाउन द लाइन मुस्तकबिल में? देखिए आदिल, फरवरी 2023 में जो UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उसको मैं दोहराता हूँ। उन्होंने आलमी जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो गरीब मुल्कों को, डेवलपिंग कंट्रीज को बुरी तरह से फेल कर रहा है। वो उनकी मजबूरियों को नहीं समझता और ना वक्त पे उनके काम आता है। तो अगर चाइना आपको एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है, बिल्कुल दुरुस्त है कि चाइनीज मुआहदे महंगे होंगे। ये भी दुरुस्त है कि चाइनीज जो डेट है वो शायद काफी एक्सपेंसिव हो। लेकिन आपको ये भी देखना है कि उस क्वालिटी ऑफ डेट में स्ट्रिंग्स क्या अटैच हैं। हमें आज तक वो जिनीवा कन्वेंशन के तहत जो जिनीवा प्लेजेस जो थी सैलाब ज़दगान के लिए, वो 1 साल होने को आ चुका, वो तो अभी तक हमें मिली नहीं। जो $9 अरब वहां पे प्लेज हुए थे ये, और वो सैलाब ज़दगान के लिए थे, वो पाकिस्तान के लिए नहीं थे। तो अगर IMF, वर्ल्ड बैंक और जो बाकी आपके आलमी इदारे हैं, अगर वो गरीब मुल्कों को इसी तरह से मायूस करते रहेंगे तो किसी ना किसी ने उस गैप को फिल करना है, और चाइना उस गैप को आसान तरीके से फिल कर रहा है। कम से कम वक्त पे काम आता है। उसके बाद आप उस पर बहस कर सकते हैं कि जी वो बहुत महंगा कर्जा था या उन्होंने प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं की। हम ये भी कह सकते हैं कि शायद जो हुकूमत है, और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, कि शायद वो चाइना के कर्जों का मिसयूज भी करती होगी, वहाँ पे करप्शन भी होती होगी। लेकिन अगेन चाइना कम से कम उन मुल्कों के अवाम को सफर नहीं होने देता। वो अवाम के काम जरूर आता है वक्त पे, और यही वजह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन्हीं इस्तून पे कायम है कि हमारे जिस मुल्क के साथ भी ताल्लुकात हैं वो उन ममालिक के बाहमी ताल्लुकात से इंडिपेंडेंट हैं। तो चाइना और US की अपनी नाराजगी हो सकती है, उनमें ताल्लुकात कशीदा हों, लेकिन पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी, और इंडिपेंडेंट है दोनों के साथ। इट्स नॉट ईदर आर, इट्स एंड सिचुएशन। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब को आपने सुना। वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे आई हैं, और जो रुपए है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। डॉलर जो है वो तकरीबन 276-77 पे ट्रेड कर रहा है। इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। मलक बुस्तान साहब करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के सरबराह हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 2-3 हफ्ते पीछे अगर चला जाए तो हमने सिर्फ यही हेडलाइन पढ़ी और सुनी कि जी डॉलर की ऊंची परवाज मुसलसल जारी, लेकिन पिछले 2-2.5 हफ्तों में हमने देखा कि डॉलर की नीची परवाज जारी है, और जिस तरह रॉकेट ऊपर जाता है बिल्कुल उसी तरह डॉलर भी नीचे आ रहा है। और ये बड़ा रेयरली होते हमने देखा है पाकिस्तान में। इसकी वजूहात तो ऑब्वियसली आपको पता भी है, हम इस पे बड़ा तफसीली मुसलसल काम करते रहते हैं। लेकिन असल वजूहात क्या है? इस वक्त डॉलर जो है तकरीबन वो 276-277 इंटर बैंक में ट्रेड कर रहा है। ये वही डॉलर है जो कि ओपन मार्केट में 2-2.5 हफ्ते पहले तक 350 में ट्रेड कर रहा था। और ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हम देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है
उसमें खासी कमी आई। सिर्फ पेट्रोल को देख लें, 40 रुपए पेट्रोल फी लीटर कम हो गया है। उसकी एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट की कीमतें भी हैं जो कि कम हुई हैं, लेकिन एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आ रहा है, क्योंकि तेल जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट डॉलर्स में होती है, और अगर डॉलर रुपए स्ट्रेंथन होता है, मुस्तहकम होता है डॉलर के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली जो चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं वो सस्ती होती हैं। तो इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है और डॉलर जो है वो मजीद कितना नीचे जा सकता है? मलिक बोस्तान साहब करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के सरबराह हमारे साथ मौजूद है। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में तकरीबन 250 तक आ जाएगा, तकरीबन 276 पे 276-77 अब ट्रेड कर रहा है इंटरबैंक में। तो इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, सेंटिमेंट क्या है मार्केट में और क्या हो रहा है? अब इस वक्त मार्केट में जो हमारी प्रिडिक्शन थी वो अल्लाह ने बड़ी सही, उसमें मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट आर्मी चीफ हो जाता है जिन्होंने क्रैक डाउन शुरू किया ब्लैक माफिया के साथ और स्मगलरों के खिलाफ, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम हुई, स्मगलिंग खत्म हुई। तो अल्लाह का शुक्र है 53 रुपये अभी तक फ्री मार्केट में डॉलर गिरा है। अब तो थोड़ा सा ये 27 रुपये का फर्क है, इंशाल्लाह ये भी अबूर कर लेंगे हम। तो मैं समझते जब तक मैंने कहा भी है, अगले पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई थी आला हुकाम से, और मैंने उन्हें कहा कि देखो ये माफिया है, जब तक खत्म नहीं होगी तो आप समझेंगे पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा या पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो जाएगी। एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत नहीं, मैं बदल नहीं सकता। तो आपको परमानेंट बेस पे स्मगलिंग को, माफिया को, इनको दफन करना होगा, और इसको किसी तरह भी कोई भी हो उसको माफी नहीं होनी चाहिए। और वरना ये कहते हैं किसी ने तजर्बा की, कुत्ते की दुम का उसने बांस में डाला और निकाला फिर होगी, तो इनका भी डंडा चलाएंगे, ये बांस में चली जाएगी, निकालेंगे फिर वो वैसी खड़ी हो जाएगी। तो इसको खड़ा नहीं होने देना। अब देखो अभी जो पिछली स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल हुई थी उसमें पूरी फैसिलिटेशन जो है आर्मी को दी गई है, उनको ये इख्तियार भी दे दिए गए कि जो पाकिस्तानी मैशत के जितने भी मेयर हैं वो आपने लेने, चाहे मैशत अब गिरे या बढ़े या कम हो, ये आपकी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी पूरी की पूरी। और जितनी भी वजारतें हैं उनका भी जो मॉनिटरिंग करने का इख्तियार भी कौंसिल को दे दिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं समझो फुल फ्लैश हैंड इनको पावर दे दी गई है, ताकि कोई भी इनको कल एक्शन लेने में दुश्वारी ना हो, कोई इम्प्लीमेंट कराने में दुश्वारी ना हो। अच्छा मलिक साहब, पीडीएम की गवर्नमेंट 16 माह रही, बड़ी उन्होंने कोशिशें की, लेकिन रुपए उनसे मुस्तहकम नहीं हो पाया, डॉलर की परवाज जारी रही। फिर उसके बाद अचानक से डॉलर 2 हफ्तों में जो इकदाम हुए ये उससे नीचे आ जाता है। हुआ क्या एक्चुअली? यहाँ तक कहा गया कि खुफिया एजेंसियों के जो है 2-2, 3-3 एहलकार एक्सचेंज कंपनियों में बिठा दिए जाते। ये मामला क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा बताइएगा हमें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट पे हुआ था। हमने उन्हें बताया कि ये जो माफिया, डॉलर माफिया इतनी जरूरतमंद हो गया है, इतने इनका खौफ नहीं है कानून का, ये अब एक्सचेंज कंपनी के बाहर खड़े हो जाते हैं और जो भी क्लाइंट आता है वो उसको जो है घेर के ले जाते हैं और उसको हाई रेट पे पेशकश करते हैं, फिर ये स्मगलरों को जाकर देते हैं। इसमें गोल्ड स्मगलर होता, 20 मिलियन डॉलर का सिर्फ गोल्ड आता था पाकिस्तान, 500 kg पर डे। इसी तरह तेल आ रहा था, वो आपने सारे फिगर पढ़ लिए। कोई भी चीज़ नहीं थी जो स्मगलरों को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर इसलिए नहीं प्रमोट होती, वैल्यू एड से प्रमोट नहीं की, सारी चीज़ें स्मगलिंग होके आ जाती हैं। तो मैं इन्होंने फिर वो रखी की और हमारी लोकेशन में आके बैठ गए। जो भी लोगों को ये रखी करते रहे उनका अपना एक तरीका कार होता है, और उसके बाद उन्होंने लोगों को पकड़ा, क्रैक डाउन किया, बहुत ज़्यादा भाग गए, कुछ पकड़े गए, लेकिन बड़े मगरमच्छ हाथ में नहीं, छोटे छोटे मुर्गे हाथ में आए हैं। बड़े मुर्गे अभी भी जो है अंडरग्राउंड है, और वो अगर पकड़े जाए तो फिर तो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। अगर वो इसी तरह थोड़े दिनों में फिर आके खड़े हो गए, फिर मतलब कि किराए पे दूसरे लफ्ज़ में पानी फिर जाएगा। तो आर्मी बड़ी इन्वॉल्व है, एजेंसियाँ बड़ी इन्वॉल्व है और हमारे से वोट पोट भी लेती रहती हैं। और अल्लाह का शुक्र है जिस दिन से ये क्रैक डाउन हुआ और ये माफिया गायब हुई है, डॉलर माफिया गैर कानूनी एक्सचेंज वाले, तो अभी पहले हम 5 मिलियन डॉलर पर डे इंटर बैंक में सिलेंडर करते, अब 20 से 25 मिलियन पर डे हम इंटर बैंक में सिलेंडर कर रहे हैं। अब पिछले मतलब 10 दिन में 200 मिलियन डॉलर अभी तक इंटर बैंक में हमने दिया है, जिसकी वजह से इंटर बैंक का रेट भी आपने देखा 308 से कम हो गया, 380 से भी अब कम हो गया। तो लगा हमारा जो बेन स्पेकुलेशन करते थे वो बैंक करते थे, और वो उनको भी, बैंकों को भी बुलाया गया बाकायदा, आला हुकाम ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान की हम रुपये से किसी को नहीं खेलने देंगे, आप जो बाइंग और सेलिंग करें, इसके ऊपर सट्टेबाजी नहीं करें, ओवर सेलिंग ना करें, क्योंकि वो ओवर सेल करके फिर डिमांड पैदा करते थे, और डिमांड जब इतना सप्लाई होती नहीं थी वो डॉलर का रेट बढ़ा देते थे।
और ब्लैकमेल करते थे हुकूमत को, स्टेट बैंक को। अभी तक इसी चक्कर में 9 अरब डॉलर हमारा ये खा गए हैं बैंक वाले, ओवरसोल्ड करके। ये कंटेनर जो खड़े थे 7,000, उसकी भी यही वजह थी कि इन्होंने बगैर एलसी के मंगवा लिया। उनको बोला जी आप मंगवा लें, हम आपको डॉलर दे देंगे। लेकिन जब ये डॉलर नहीं दिए थे, सारा क्राइसिस खड़ा हुआ और पाकिस्तान को डिफॉल्ट की खबरें आना हुई। पाकिस्तानी रुपया 330 से आगे 400 की बातें होने लगी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सारा आर्मी चीफ का रोल है जिन्होंने ये। मलिक साहब चले, ये तो अच्छी बात है कि रुपए मुस्तहकम हुआ, डॉलर नीचे आया, लेकिन कुछ लोगों की जनवन जरूरियात होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर जा रहा है तो उन्हें करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी चाहिए होती है, फॉरेन करेंसी। उसके अलावा कुछ लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने डॉलर्स और पाउंड्स और ये सारी चीजें बाहर भिजवानी होती है। उनके लिए तो क्या वो अभी भी इस काबिल है कि ये फॉरेन एक्सचेंज जो है बाहर भिजवा सके, और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है उनको? अब तो डॉलर इतना ज्यादा है हमारा, तो 95% इंटर बैंक सिलेंडर का खरीदने वाला कोई नहीं, बेचने वाले ज्यादा हैं। 95% लोग बेचने आ रहे हैं, 5% खरीदने आ रहे हैं। डॉलर की फरावानी है इस वक्त। पहले इस क्रैकडाउन से पहले अब मैं आपको बताऊं, 5 मिलियन डॉलर डेली एक्सचेंज कंपनी मंगवा रही थी, और इतने डॉलर जो है बैंक मंगवा रहे थे अपने अकाउंट होल्डर के लिए। लोग बैंकों से निकाल के धड़ाधड़ इस खौफ में थे कि पाकिस्तानी रुपया, क्योंकि ये खबरें उड़ाई गई कि लॉकरों फ्रीज होने वाले हैं और जो है अकाउंट भी फ्रीज होने वाले हैं। तो लोगों ने बड़ी तादाद में इतनी पैनिक आ गया था कि वो डॉलर निकाल के ब्लैक मार्केट में जाके सेल कर रहे थे या घरों में रख रहे थे। अल्लाह का शुक्र आप लोगों को ये इत्मीनान भी बहाल हो गया। मलिक बोस्तान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।